ये कहानी है ओशियो नाम के एक लड़के की, जिसे अपने घर की बेसमेंट में तोरा नाम का खतरनाक राक्षस मिला, जिसकी छाती में करिश्मई भाला घुसा हुआ था। लेकिन जब उस करिश्मई भाले ने ओशियो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी ताकत से डरकर तोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया। धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे किरियो ने पुजारियों के साथ मिलकर ओशियो से उसका करिश्मई भाला छीन लिया था और उसे जंगल में कैद करने के बाद अब किरियो उस करिश्मई भाले को तबाह करने वाला था। इधर ओशियो पूरे दिन जंगल में ही कैद था, जिसके बाद हनाओ ने वहां पहुंचकर उसे आजाद किया और वो दोनों तुरंत ही मंदिर की तरफ भागे। उनके निकलने के बाद अकीबा और तोरा भी वहां पहुंचे और उस जगह को देखते ही अकीबा समझ गया था कि वहां ओशियो और पुजारियों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसका मतलब था कि करिश्मई भाला चोरी हो गया था और इसीलिए वो दोनों तुरंत भाले को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर मंदिर पहुंचकर ओशियो और हनाओ ने पूरी कहानी मुखिया पुजारी को सुनाई और उससे मदद करने को कहा, जिसके बाद पुजारी ने उन दोनों को इनासा नाम के एक पुजारी के बारे में बताया, जिसने कई सारी महत्वपूर्ण हथियारों की खोज करी थी और जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ समय बाद इनासा के दिमाग में करिश्मई भाले से भी ताकतवर हथियार बनाने का विचार आया, जिसके बाद उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसे मंदिर से निकाल दिया गया। पर 2 साल बाद इनासा एक छोटे किरियो के साथ वापस आया और उस बच्चे की शक्तियों को देखते हुए मुखिया पुजारी ने उसे करिश्मई भाले का उम्मीदवार बना दिया, जो उनके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके इस फैसले ने इनासा की सोच को बढ़ावा दिया था। ये बात सुनते ही ओशियो और हनाओ ने इनासा के बारे में पूछा, क्योंकि उनके मुताबिक किरियो करिश्मई भाले को लेकर वहीं गया था। पर तब तक अकीबा और तोरा पहले ही इनासा के घर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अकीबा को शक था कि किरियो वहीं छुपा हुआ था। इधर तोरा को क्वीन से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी थी, पर कुछ राक्षस उनका पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखते ही अकीबा ने बताया कि ये सब नकली राक्षस थे, जिन्हें जादू और साइंस की मदद से बनाया गया था। पर तोरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने तुरंत ही उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें अकीबा ने भी उसका बराबर साथ दिया। जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंचे जो दरातियों से भरा हुआ था और तोरा के मुताबिक ये दरातियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और जो भी इन्हें करिश्मई भाले से कंपेयर कर रहा था वो सिर्फ बेवकूफ था। पर अकीबा के मुताबिक किरियो की दराती इन सभी से ज्यादा ताकतवर थी और इसके पीछे का राज उसे भी नहीं पता था। तभी उनकी नजर एक पोस्टर के पीछे छुपे हुए दरवाजे पर पड़ी, जिसे खोलने के लिए अकीबा ने तोरा को किस करने का नाटक किया और उसकी ये हरकत देखते ही तोरा ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और ऐन वक्त पर अकीबा पीछे हट गया। जिसके बाद तोरा का हाथ सीधा जाकर उस दरवाजे पर लगा और वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खोलने के बाद उन्हें पुजारी इनासा का मम्मी दिखा, जिसके सामने कुछ नोट्स पड़े हुए थे, जिसमें एक औरत को श्राप दिया हुआ था। तभी अचानक से एक गोलम उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर हनाओ और ओशियो भी वहां पहुंच गए थे। जहां हनाओ राक्षसों का मुकाबला कर रही थी, वहां ओशियो आसपास की छानबीन कर रहा था। तभी हनाओ को इनासा की डायरी मिली, जिसमें उसने अपने आविष्कारों के बारे में लिखा हुआ था। असल में इनासा कई सारे सिंथेटिक राक्षसों को बनाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और वो नए आविष्कार करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात ताको नाम की एक औरत से हुई, जो वेस्टर्न जादू की जानकारी रखती थी और उसने इनासा की मदद करने की बात कही। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी पहली दराती बनाई, जिससे इनासा बहुत खुश था और उसी के बाद से ताको और उसने अपनी रिसर्च और तेज कर दी थी। ताको के मुताबिक वो हकीमैन से बहुत डरती थी और करिश्मई भाला भी हकीमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और उसने इनासा को यह यकीन दिला दिया था कि करिश्मई भाला किसी काम का नहीं था। जिसके बाद उसने इनासा को उस लाल कपड़े के बारे में बताया जो करिश्मई भाले को कैद कर सकता था और अब वो करिश्मई भाले को चोरी करके उसे तबाह करना चाहती थी। ये सुनते ही ओशियो और हनाओ डर गए कि तभी तोरा और अकीबा उनके सामने वाली दीवार तोड़ते हुए बाहर निकले। असल में उस वक्त वो उस गोलम से लड़ रहे थे। ओशियो किसी भी हाल में अंदर जाना चाहता था, पर तभी गोलम ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे तोरा ने बचा लिया। इसके बाद हनाओ और अकीबा ने उस गोलम को रोकने के लिए अपना जादू का इस्तेमाल किया और ओशियो को इनासा की डायरी से कोई रास्ता निकालने को कहा। अरे ओशियो, कोई तो रास्ता निकाल, ये मार डालेगा हमको। जिसमें ओशियो ने पढ़ा कि एक मटेरियल कोड नेम था एक परफेक्ट ह्यूमन का, जिसका जन्म ही करिश्मई हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए हुआ था। इनासा इस काम में कई बार फेल हो चुका था, पर तभी एक दिन ताको एक छोटे से बच्चे के साथ वापस आई, जिसे उसने कूड़ेदान से उठाया था और जिसके बाद उसने उस बच्चे को मटेरियल में डाल दिया।
ये सब देखकर अब इनासा भी डरने लगा था और 1 साल बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था जिसका नाम ताको ने किरियो रखा था। और अब इनासा समझ गया था कि उसने ताको पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी और यही वो आखिरी बात थी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी। इधर ओशियो भी अकीबा और हनाओ की मदद करना चाहता था जिस पर उनका कहना था कि वो करिश्माई भाले के बिना किसी काम का नहीं है और यहाँ तक कि वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पैरों में भी पिछले हमले में काफी चोट आ गई थी और इसलिए उन्होंने ओशियो को किसी भी हाल में करिश्माई भाले को बचाने को कहा। जिसके बाद ओशियो तोरा के साथ भाले को बचाने के लिए भागा जहां क्वीन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ओशियो ने उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करी पर क्वीन ने उसे एक ही थप्पड़ में पीछे कर दिया जिसके बाद उसने तोरा को ओशियो जैसे कमजोर आदमी का पीछा करना बंद करने को कहा। ये सुनते ही तोरा गुस्से में आ गया और उसने क्वीन पर फायर अटैक कर दिया जिसका जवाब क्वीन ने अपने आइस अटैक से दिया। और अभी तोरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ओशियो की बेइज्जती होने पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था। पर तभी क्वीन तीखे नाखून तोरा के आर पार कर देता है जिसके बाद ओशियो उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है पर तोरा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो किसी इंसान का एहसान नहीं चाहता था। जिस पर ओशियो का कहना था कि वो बस उसका एहसान चुका रहा था जो तोरा ने उसे कई बार बचाकर उस पर किया था। तभी क्वीन उन दोनों को बेवकूफ कहते हुए ओशियो पर उन्हीं नाखूनों से हमला कर देता है पर तभी तोरा उसके नाखूनों को तोड़ते हुए ओशियो को बचा लेता है। एक बार फिर तोरा ने ओशियो को बचा ही लिया जिसके बाद तोरा क्वीन पर हमला करते हुए उससे पूछता है कि क्या किरियो कभी उसके लिए अपनी जान की परवाह करे बिना लड़ेगा। जिस पर क्वीन का कहना था कि किरियो कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा और तोरा के मुताबिक इसका मतलब था कि किरियो ओशियो से ज्यादा ताकतवर नहीं था। इसके बाद तोरा क्वीन के हाथ को तोड़ते हुए ओशियो को अंदर जाकर करिश्माई भाले को बचाने को कहता है और ओशियो उसकी बात सुनते हुए तुरंत अंदर की तरफ भागता है जहां पहुंचते ही वो देखता है कि किरियो ने करिश्माई भाले को तबाह करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने भाले को उसी लाल कपड़े से एक भट्टी के ऊपर बांधा हुआ था और ओशियो को देखते ही वो बताता है, आ गए, मैं सिर्फ तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। बाकी पुजारियों ने भी किरियो की तरह ही दरातियां पकड़ी हुई थी और उनके मुताबिक अब उन्हें करिश्माई भाले की कोई जरूरत नहीं थी। ओशियो तुरंत उसे रोकने के लिए भागता है पर तभी किरियो उसके ऊपर इनविजिबल रेस से हमला कर देता है और तभी ताको भी वहां पर प्रकट हो गई खड़ 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 और उसने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया थन 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 और अब उसके मुताबिक वो करिश्माई भाले को उस म्यूजिक के साथ तबाह करने वाले थे। उसे देखते ही किरियो तुरंत उसकी तरफ इस आस में भागा कि उसकी माँ उसे शाबाशी देगी पर ओशियो जानता था कि किरियो की कोई माँ नहीं थी और वो तुरंत समझ गया था कि ये वही औरत थी जिसका जिक्र इनासा ने डायरी में किया था। तभी ताको ने अपनी शक्ति से उस लाल कपड़े को काट दिया जिसके बाद करिश्माई भाला सीधा जाकर उस पिघले हुए शीशे की भट्टी में गिर गया। ये देखते ही ओशियो गिमी के बलिदान को याद करते हुए उस भट्टी की तरफ भागा जहां उसने भाले को बुलाने की कई कोशिश की पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। मिशन पूरा हो जाने के बाद पुजारियों ने किरियो से उस औरत के बारे में पूछा, ये औरत कौन है भाई? जिस पर किरियो ने उसे अपनी माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और उसके मुताबिक उसी ने उस करिश्माई भाले को तबाह करने के तरीके के बारे में बताया था। पर पुजारियों के मुताबिक इनासा ने कभी किसी औरत का जिक्र नहीं किया था और तभी ओशियो के पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ताको पर अचानक हमला करते हुए सबके सामने खुलासा किया कि असल में ताको हकीमैन का एक छोटा अवतार थी जिसने इनासा को धोखा देकर ये सब काम को अंजाम दिया था। ये सुनते ही ताको ने तुरंत ही अपना असली रूप लेकर ओशियो के पिता पर जवाबी हमला कर दिया। अपनी माँ का असली रूप देखते ही किरियो काफी घबरा गया था और घबराना तो बनता भी था भाई। इधर अब तक ओशियो समझ गया था कि ताको काफी खतरनाक थी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ताको ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर किरियो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो अपनी माँ समझता था वो असल में एक राक्षस थी जिसने उसका इस्तेमाल किया था और जैसे ही वो ये सोचकर रोने लगा तो ताको ने उसे थप्पड़ मारकर एक कोने में गिर दिया। उधर ओशियो सभी को बचाना चाहता था और उसने करिश्माई भाले को बुलाने की कई कोशिश करी, आजा भाले आजा, पर तभी ताको ने उसे भी थप्पड़ मारकर उसी शीशे की भट्टी में भेज दिया जो उस वक्त तक ठंडी हो चुकी थी और अब ओशियो फिर से कमजोर महसूस कर रहा था। पर तभी उसे गिरू की आवाज सुनाई दी, ओशियो, जो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। तभी पूरी भट्टी लाल हो गई और उसमें ओशियो को गिरू का चेहरा दिखाई दिया
जिसने उससे पूछा कि क्या वो ये लड़ाई लड़ना चाहेगा, चाहे इसमें उसे अपनी आत्मा ही क्यों ना खोनी पड़ जाए। जिस पर ओशियो ने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, पर गिरू के पास इन फालतू बातों का समय बिल्कुल नहीं था और उसने एक आखिरी बार ओशियो से उसका जवाब मांगा और उसे पूरी जान से भाले को बुलाने को कहा। जिसके बाद ओशियो ने ठीक वैसा ही किया और तभी अचानक से ताको ने ओशियो पर हमला करके उसे भट्टी से बाहर निकाल लिया। पर ओशियो अब और जाने नहीं गंवाना चाहता था और इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान करिश्मई भाले को बुलाने में लगाए रखा। और तभी करिश्मई भाला उस भट्टी को तोड़ते हुए बाहर निकला और उसने ओशियो को ताको की पूंछ काट कर आजाद करा दिया। इसके बाद ओशियो ने भी अपना रूप बदलकर ताको पर भाले से हमला कर दिया और तभी ताको ने अपने गोलम को बुला लिया, जिसने अकीबा और हनाओ को बंदी बना रखा था। जिसके बाद ताको ने ओशियो के सामने प्रस्ताव रखा, अगर अकीबा और हनाओ को आजाद करवाना चाहते हो तो खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बताओ मंजूर है? पर अकीबा और हनाओ उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, नहीं ओशियो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और उसे गोलम के सर पर लिखे अक्षर मिटाने को कहते हैं और वो खुद को तबाह करने के लिए एक मंत्र मारना शुरू कर देता है। पर ओशियो उन्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ताको के इस प्रस्ताव को मान लिया और उसने अपना भाला नीचे कर लिया। जिसके बाद ताको ने गोलम को ओशियो पर हमला करने को कहा, गोलम अटैक! पर असल में ओशियो अपने भाले में शक्ति इकट्ठी कर रहा था और उसने गोलम की लेजर पहुंचने से पहले ही उसके माथे पर लिखे सारे अक्षर मिटा दिए। जिसके बाद एक धमाका हुआ, बूम, और अकीबा और हनाओ आजाद हो गए। इधर धमाके की वजह से ताको को भी काफी चोट आई थी। अब वो समझ गई थी कि वो ओशियो के खिलाफ नहीं जीत सकती थी और इसीलिए उसने वापस इंसानी रूप लेकर किरियो से मदद मांगी और इसके लिए उसने किरियो पर अपनी ममता के जादू का इस्तेमाल किया। बेटा मैं हूँ तेरी माँ। पर किरियो अभी भी कुछ नहीं सीखा था और उसने तुरंत ही ओशियो पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर ताको ने वहां से भागने की कोशिश करी। पर ओशियो के पिता ने चारों तरफ एक बैरियर लगा रखा था जिससे भागना ताको के लिए नामुमकिन था, भाई नामुमकिन। इधर ओशियो किरियो को यह समझा रहा था कि ताको उसकी माँ नहीं है। अरे किरियो भाई वो तेरी माँ नहीं है, समझ जा। और उधर ताको ने सभी पुजारियों को खत्म करने के लिए एक फायर सर्कल बना दिया। ये देखते ही किरियो समझ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है और इसीलिए उसने अपनी दराती से ताको पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद उसका शरीर आग की लपटों में बदल गया। पर इधर सदमे की वजह से किरियो पागल हो गया था और उसने अपनी दराती से सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा। तभी ओशियो ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर किरियो के मुताबिक मां के बिना उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं था। तभी ओशियो ने उसे एक थप्पड़ मारकर शांत कराया और समझाया कि उसकी जिंदगी बहुत बड़ी और जरूरी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि लेडी मकादो के मुताबिक ओशियो को इस जंग में कई दोस्तों की जरूरत पड़ने वाली थी और वो चाहता था कि किरियो उसका ये दोस्त बने। ये सुनते ही किरियो ने अपना होश संभाला और वो क्वीन के साथ वहां से चला गया। इधर ओशियो भी समझ गया था कि हकीमैन को हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए अब वो अपना सारा ध्यान खुद को और ताकतवर बनाने में लगाना चाहता था और अब तोरा के मुताबिक ओशियो वापस से खाने लायक हो गया था। घर पहुंचते ही ओशियो और तोरा ने वापस लड़ना शुरू कर दिया, पर तभी नाका ने बीच में आकर उनकी लड़ाई छुड़ा दी। जिसके बाद उसने ओशियो को स्कूल न आने के लिए गुस्सा किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओशियो क्लास में फेल हो और साथ ही उसने तोहरा को ओशियो का समय बर्बाद करने के लिए भी डांटा। नाका से डांट खाने के बाद जब ओशियो उसके साथ स्कूल जा रहा था तो 3 साइंटिस्ट उन पर नजर रखते हुए उनकी मैजिकल पावर्स को नाप रहे थे, जहां ओशियो की पावर 100 थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के ही बराबर थी और उस वक्त उन्हें तोहरा कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जिसका मतलब था कि उनके लिए ओशियो को अगवा करके करिश्मई भाले को पाना बहुत आसान था। अभी नाका और ओशियो आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी 2 ट्रक से उतरे कुछ आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उन्हें किडनैप करने की कोशिश करी, पर ओशियो ने अकेले ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया और उसकी ताकत को देखकर उन साइंटिस्ट को उसमें अब और ज्यादा दिलचस्पी आने लगी। ओशियो ने नाका को उसके घर जाकर उसके पिता से मदद मांगने को कहा, पर नाका के निकलते ही उन आदमियों ने ओशियो को बेहोश कर दिया और थोड़ी देर बाद जब ओशियो को होश आया तो वो एक वैन में था, जहां 3 साइंटिस्ट ने खुद को हैमर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर में इंट्रोड्यूस किया, जो हकीमैन को खत्म करने के लिए एक हथियार बना रहे थे। और उनका मानना था कि करिश्मई भाले ने पहले हकीमैन से लड़ाई की थी तो उसमें हकीमैन के कोई ना कोई अंश तो होंगे ही, जिससे वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। उधर उन आदमियों ने नाको को भी पकड़ लिया था, पर तभी उसकी आवाज सुनकर तोरा उसे बचाने के लिए पहुंच गया और उसने नाका से ओशियो के बारे में पूछा, पर तभी अचानक से उन दोनों को 3 ट्रक्स ने घेर लिया जिसमें स्टन गन मौजूद थी, जिन्होंने तोरा को तीनों तरफ से दबाना शुरू कर दिया।
जिस पर साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने ये गन्स राक्षसों की शक्तियों को रोकने के लिए बनाई थी, जो तोरा जैसे खतरनाक राक्षस पर भी काम करती है। जिसके बाद उन्होंने तोरा और नाका को भी पकड़ लिया। पर असल में तोरा ने खुद को इसलिए पकड़वाया था ताकि वो ओशियो तक पहुंच सके, और उसने नाका से ओशियो को ढूंढने को कहा, जिसके लिए उसने नाका को अपना एक बाल देते हुए उससे ओशियो के मिलते ही उस पर चिपकाने को कहा। लैब में आते ही तोरा ने सबका ध्यान भटकाने के लिए एक धमाका किया, जिसके बाद उसने नाका को आजाद करते हुए उसका एक नकली पुतला बनाया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद नाका पूरी बिल्डिंग में ओशियो को ढूंढने में लग गई, पर तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जहां कई सारे राक्षसों को कैद कर रखा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। पर तभी उसकी नजर एक ऐसे राक्षस पर पड़ी जो एक लड़के जैसा था और उसे एक मशीन के साथ बांधा हुआ था। वो लड़का नाका से भी डर रहा था, पर तभी नाका ने उसका भरोसा जीतने के लिए उसे एक चॉकलेट दी। ये चॉकलेट लेंगे आप? जिसके बाद उसने अपना परिचय एक यूरोपियन राक्षस बल के रूप में दिया। साथ ही उसने बताया कि साइंटिस्ट ने सभी राक्षसों को रिसर्च करने के लिए कैद कर रखा था, और उसकी ये बात सुनकर नाका को बहुत गुस्सा आया। जिसके बाद वो बल को आजाद करके अपने साथ ले गई। उधर ओशियो को एक लैब में रखा हुआ था जहां साइंटिस्ट करिश्मे भाले की जांच कर रहे थे, और ओशियो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। तभी उन्हें भाले में से एक टुकड़ा मिला जो उनके मुताबिक हकीमैन का हो सकता है, पर जैसे ही उन्होंने उसकी जांच करने के लिए उसे एक लिक्विड में डाला तो वो टुकड़ा तेजी से बढ़ने लग गया, और देखते ही देखते उसने एक राक्षस का रूप ले लिया। इधर साइंटिस्ट ओशियो की ताकत नापने के लिए उसे जबरदस्ती एक मशीन से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी करिश्मई भाले ने हकीमैन की मौजूदगी मिलते ही शोर करना शुरू कर दिया। इधर नाका बल से बात कर ही रही थी कि तभी हकीमैन के उस अवतार ने उन पर हमला कर दिया, और नाका को बचाने के लिए बल ने अपना असली रूप ले लिया। पर तभी उस अवतार ने बल पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, जिसके बाद एक साइंटिस्ट भी वहां पर पहुंच गया, पर तब तक उस अवतार ने बल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, और अब नाका के मुताबिक सिर्फ ओशियो उन्हें बचा सकता था। वो तुरंत ओशियो के पास पहुंची और उसने उसे बताया कि हकीमैन के अवतार ने सभी राक्षसों को अब्सॉर्ब कर लिया है, और स्टन गन्स भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी। पर वही साइंटिस्ट इस बात से खुश थे कि उनके रिसर्च ने अपना काम कर दिया है, और अब वो हकीमैन के बारे में और ज्यादा जान सकते थे। पर तभी उस अवतार ने साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ऐन वक्त में ओशियो ने वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। ओशियो का रूप बदलते ही साइंटिस्ट उसकी ताकत को देखकर हैरान थे, जो कि अब 1 लाख हो चुकी थी। ओशियो ने तुरंत ही उस अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर उस अवतार ने बाकी राक्षसों का इस्तेमाल करके तुरंत ही खुद को वापस जोड़ लिया। जिसके बाद ओशियो ने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो बल पर हमला करने वाला था, नाका ने उसे अपना दोस्त बताते हुए ओशियो को रोक दिया। पर ओशियो के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, और जैसे ही ओशियो उस अवतार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो बल ने ओशियो से पहले उसे खत्म करने को कहा ताकि वो नाका पर हमला ना कर सके। उधर नाका ने साइंटिस्ट से बल को अवतार से अलग करने को कहा, पर उनके मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, और तभी उस अवतार ने ओशियो को दीवार तोड़ते हुए उन सभी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद नाका ने देखा कि ओशियो लड़ने की हालत में नहीं है। तभी उसको याद आया कि वो तोरा को बुला सकती थी, जिसके बाद ग्रैनी साइंटिस्ट की मदद से उसने तोरा को बुलाया। तोरा, जो उस वक्त अपने कमरे में बोर हो रहा था। जिसके बाद तोरा सभी दरवाजे को तोड़ता हुआ स्टाइल में पहुंचा, स्टाइल में रहने का, और उसने आते ही सबसे पहले तो उस अवतार पर हमला किया। जिसके बाद उसने नाका को बचाया और फिर ओशियो को। जिसके बाद वो वापस उस अवतार से लड़ने लग गया, और तभी साइंटिस्ट ने देखा कि तोरा की ताकत बिल्कुल ओशियो जितनी थी। तोरा अब उस अवतार के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, पर तभी नाका ने उसे अपने दोस्त बल के बारे में बताया। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि गैस पाइप में लीक आने की वजह से जहरीली गैस तेजी से लैब में भर रही थी, और इसीलिए उन्होंने चुपचाप भागने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने ओशियो और नाका को बताया कि सभी की जान बचाने का अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद उसे उड़ाने का फैसला किया ताकि हकीमैन के अवतार को मारा जा सके, और वो चाहते थे कि ओशियो और नाका भी उनके साथ निकल जाए जब तक तोरा उस अवतार से लड़ रहा है, क्योंकि वो उसे भी तबाह करना चाहते थे। कितने सेल्फिश है यार ये। लेकिन ओशियो और नाका को उनकी बातें बकवास लग रही थी, क्योंकि वो अपने सभी साथियों को भी मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। जिस पर ओशियो का कहना था कि उन्हें लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके परिवार भी उनका घर पर इंतजार कर रहे थे, और उनकी इन्हीं बातों ने ग्रैनी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। उधर तोरा लड़ाई में अवतार पर भारी पड़ रहा था, और उसने अवतार की टांगे तबाह कर दी थी, पर तभी अवतार ने बाकी राक्षसों की टांगे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ओशियो ने भी तोरा का साथ देना शुरू किया, और उसने नाका को वादा किया कि वो उसके दोस्त को बचा लेगा।
इधर ओशियो और तोरा उस अवतार का सामना कर ही रहे थे कि तभी साइंटिस्ट ने नाका को बताया कि बल्क को बचाने का एक ही तरीका है। उनके मुताबिक स्टन गन्स हकीमैन के ऊपर तो कगार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करके बाकी राक्षसों को तो अलग कर ही सकते थे। पर यह काम जोखिम भरा था क्योंकि जल्द ही कंट्रोल रूम भी जहरीली गैस से भरने वाला था और अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना था तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। नाका इसके लिए बिल्कुल तैयार थी, जिसके बाद ग्रैनी साइंटिस्ट उसे कंट्रोल रूम की तरफ ले गई। इधर बल्क को बचाने की वजह से ओशियो और तोरा को बहुत परेशानी हो रही थी और वो अवतार तेजी से ताकतवर होता जा रहा था और इधर तोरा इस लड़ाई से बोर हो गया था, इसलिए उसने एक ही झटके में ये सब लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने एक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया तो उस अवतार ने वो सारी शक्ति को ऑब्जर्व करके वापस उन्हीं पर हमला कर दिया। उसके इस हमले में ग्रैनी साइंटिस्ट काफी गंभीर रूप से घायल हो गई और अब उसे एहसास हो गया था कि शायद वो बच नहीं पाएगी और इसलिए उसने नाका को जल्दी जल्दी गाइड करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसने बताया कि उसका एक बच्चा था जो एक बीमारी से जूझ रहा था और उस वक्त वो डॉक्टर थी, पर इसके बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाई और इसीलिए उसने साइंटिस्ट बनकर राक्षसों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। नाका को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था और तभी स्टन गन्स भी चार्ज हो गई, जिसके बाद नाका ने अवतार के ऊपर फायर कर दिया और साथ ही उसने ओशियो को बल्क को अलग करने को कहा। गन के फायर होते ही ओशियो ने बड़ी तेज रफ्तार से बल्क को अलग कर दिया, पर तभी गन्स की बैटरी एक बार फिर से खत्म हो गई। लेकिन ये ओशियो के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि अब उसे और किसी राक्षस को नहीं बचाना था, जिसके बाद ओशियो और तोरा ने पूरी ताकत लगाकर उस अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इधर ग्रैनी साइंटिस्ट उन दोनों को साथ काम करते हुए देखकर हैरान थी और अब उसे ये समझ आ गया था कि साइंस कभी भी इतनी कामयाब नहीं हो सकती थी। अवतार के तबाह होते ही ग्रैनी ने सभी को जल्द से जल्द बाहर निकलने को कहा। अब तक गैस काफी ज्यादा फैल चुकी थी और इधर अवतार के टुकड़े अपने आप को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही ग्रैनी ने उन्हें बताया, ऐसे में तो अवतार और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने साथियों को बिल्डिंग को लॉक करके अगले 10 मिनट में ब्लास्ट करने को कहा। टाइमर शुरू होते ही नाका ने ग्रैनी को उठाने की कोशिश करी, पर ग्रैनी के मुताबिक वो पहले से ही जख्मी थी और वो बचने वाली नहीं थी। साथ ही वो अपने आखिरी पल एक साइंटिस्ट के रूप में हकीमैन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने नाका को अकेले बाहर जाने को कहा। बेटी तुम बाहर जाओ। जिसके बाद नाका भागते हुए ओशियो के पास पहुंची, पर तभी वो और ओशियो गैस की वजह से बेहोश हो गए। ये देखकर तोरा काफी गुस्से में था। तभी साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जो करना है जल्दी करो। ये सुनते ही तोरा ओशियो और नाका को लेकर बाहर की तरफ भागा। उधर ग्रैनी ने अपने साथियों को एक फाइनल मैसेज में हकीमैन के बारे में बताया ताकि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए और वो लोग हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार बना सके। उधर ओशियो के पिता पुलिस के साथ वहां पहुंच गए थे। इधर तोरा ऐन वक्त पर ओशियो और नाका के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही बिल्डिंग में धमाका हुआ, बूम। तभी ओशियो की नजर आग में जल रही नाका पर पड़ी। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए भागा, पर तोहरा ने उसे रोक लिया। असल में वो नाका नहीं बल्कि उसका पुतला था जो तोहरा ने बनाया था और असली नाका तो उसके पीछे खड़ी हुई थी और वो ये देखकर शर्मा रही थी। उधर बल को भी होश आ गया था और तोहरा के मुताबिक उन्हें उसकी वजह से ज्यादा परेशानी हुई थी, पर वो ये भी जानता था कि अगर कोई बोलता भी नहीं तो भी ओशियो से बचा ही लेता। कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी वापस से सामान्य हो गई और तभी नाका और इनो ओशियो से मिलने उसके घर आए, जहां तोरा और ओशियो दोबारा लड़ रहे थे और एक बार फिर नाका ने उन्हें डांटते हुए उनकी लड़ाई रुकाई। अरे यार क्या है यार, तुम दोनों हर टाइम लड़ते रहते हो, बस करो। और वहीं ओशियो के पिता को सिर्फ ये चिंता थी कि और कितने दिन इन बच्चों की जिंदगी में शांति रहेगी, पर हकीमैन का ऐसा कोई इरादा नहीं था और अब वो अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसे करिश्मे भाले के साथ अपनी पहली लड़ाई अच्छे से याद थी क्योंकि उस दिन उसे पहली बार डर का एहसास हुआ था और इसीलिए उसने अपनी 9 में से एक पूंछ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे कई सारे राक्षसों का रूप दे दिया था, जिनका काम करिश्मे भाले को उस तक पहुंचने से रोकना था। उधर ओशियो अपना वक्त खुद को ताकतवर बनाने में लगा रहा था और एक दिन जब वो नाका की बुक वापस करने उसके घर गया तो नाका के माता पिता ने उसे नूडल्स खाने के लिए अंदर बुलाया, पर वो अगली बार खाने का वादा करके वहां से निकल गया और इधर नाका कढ़ाई सीखना चाहती थी ताकि वो ओशियो को इम्प्रेस कर सके और इसके लिए उसने रैको से मदद मांगी। कुछ देर बाद वो दोनों अलग अलग एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहां चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स की बारिश हो रही थी और तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने दोबारा एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने वापिस अपने अपने रास्ता जाने का फैसला किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो हमेशा सिर्फ लड़ते रहते हैं और उन्होंने कभी भी एक दूसरे को दिल की बात तक नहीं बताई।
साथ ही ओशियो को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो हकीमैन से लड़ाई के दौरान मर सकता है और उससे पहले वो नाका के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहता है। इसके बाद उसने नाका को घर तक छोड़ने की बात कही, जिसके बाद वो दोनों बहुत शर्मा रहे थे। पर रास्ते में अचानक से नाका की आंखों के सामने बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स आए, जिसके तुरंत बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो गई और अब वो ओशियो तक को नहीं पहचान रही थी। और इधर उसकी इस बात पर तो ओशियो को भरोसा ही नहीं हो रहा था। पर तभी नाका ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती भाई, कौन है तू? जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। पर ओशियो इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था और इसीलिए वो तुरंत नाका से बात करने के लिए उसके घर पहुंच गया। आशिक था ना भाई, घर तो जाना ही था। जहां नाका के माता पिता ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया और जब नाका ने उसे बाहर निकलने को कहा तो ओशियो को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो सभी से माफी मांगकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी नाका के माता पिता ने उसे कुछ न्यूडल्स खाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नाका ने ओशियो का दिल तोड़ दिया है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इधर ओशियो न्यूडल्स खाते हुए लगातार रो रहा था और तभी नाका के माता पिता ने उसे बताया कि उनकी बेटी को कई सालों से एक लड़का पसंद था, पर अभी उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रास्ते में भी ओशियो इसी बारे में सोच रहा था और इसीलिए उसने मंदिर में जाकर अपने पिता से मदद मांगने की सोची। पर जब वो मंदिर में पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोग पत्थर बन चुके थे। ये सब देखकर ओशियो पूरी तरह से टूट गया था और अब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। और जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपना दुख मना रहा था तो तभी तोरा वहां पहुंच गया और इस बार तोरा का चेहरा भी काफी अलग सा लग रहा था, जिसे देखकर ओशियो को लगा कि शायद उसका साथी भी उसे भूल चुका है। पर तभी तोरा ने उसे अपना सड़ा हुआ मुंह सही करने को कहा। ये मुंह तो सही कर ले। और उसकी ये बात सुनते ही ओशियो उसे गले लगाकर रोने लगा। तोरा। जिसके बाद उन्होंने इनो के घर जाने का फैसला किया, पर ओशियो का मानना था कि इनो भी उसे भूल चुकी होगी, जिस पर तोरा का कहना था कि इनो बाकी लड़कियों से अलग है, क्योंकि जब से वो उससे मिला है तभी से उसने देखा है कि इनो राक्षसों से नहीं डरती, मानो उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो और इसीलिए उसे लगता था कि शायद इनो उसे नहीं भूली होगी। उधर सभी राक्षस एक साथ मिलकर हकीमैन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लिम्प एक बड़ी नाक वाले आदमी को जानता था जो ओशियो को बचाने के लिए राक्षसों और समुराई की फौज तैयार कर रहा था और अभी उन्हें इंतजार था तो सिर्फ तकासा का, जिसने उन्हें भविष्य से एक खबर लाने का वादा किया था। और जब वो वापस आया तो वो पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसका कहना था कि तुम लोग हकीमैन से कभी नहीं जीत सकते। राक्षसों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से उन सभी की याददाश्त भी गायब हो गई और अब उन्हें याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ये फौज क्यों तैयार करी थी। उधर इनो के परिवार ने ओशियो के पिता के कहने पर किरियो को गोद ले लिया था, पर किरियो के मुताबिक वो इस सब के लायक बिल्कुल नहीं था। पर तभी इनो ने उसे खाना ठंडा होने से पहले उसे खत्म करने को कहा। थोड़ी देर बाद ओशियो इनो के घर पहुंच गया, पर तभी उसका सामना एक बार फिर नाका से हुआ, जिससे लग रहा था कि ओशियो उसका पीछा कर रहा है और अब वो उसकी दोस्त को परेशान करने के लिए आया है। इसीलिए उसने ओशियो को वहां से जाने को कहा। प्लीज ओशियो, यहाँ से चले जाओ। पर तभी ओशियो ने उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए एक जोर का चांटा मार दिया, जिसके बाद नाका ने भी उसे जवाब में एक जोर से थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो अंदर चली गई। थप्पड़ो थप्पड़ी हो गई भाई साहब। पर तभी अचानक से ओशियो का करिश्मई भाला पास में मौजूद खतरे की वजह से शोर करने लगा और उसी वक्त ओशियो ने देखा कि इनो को कुछ राक्षसों ने किडनैप कर लिया है, जिसे देखते ही वो इनो को बचाने के लिए भागा और उधर किरियो छत पर राक्षसों से लड़ रहा था। इसीलिए ओशियो सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए पहुंचा और अब वो भी ओशियो को नहीं पहचानता था, पर ओशियो को उसकी याददाश्त से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तभी उसकी नजर डॉगी सिबलिंग्स पर पड़ी, जो एक वक्त पर उसके दोस्त थे, पर अब उन्होंने भी ओशियो को पहचानने से मना कर दिया। उधर लीमो और उसके साथियों ने नाका और इनो को कैद कर लिया था और जब तोरा उन्हें बचाने के लिए आगे आया तो उन्होंने उसे भी रोक दिया और साथ ही उन्होंने तोरा को भी पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है भाई तू? जिसके बाद वो सभी इनो और नाका को लेकर वहां से चले गए। ओशियो बहुत उदास था, पर तोरा के मुताबिक उनके पास इस सब का समय नहीं था, जिसके बाद वो दोनों उन सभी के पीछे पीछे वेस्टर्न डीमन फोर्ट के करीब पहुंच गए। पर तभी डॉगी सिबलिंग्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों सीधा जंगल में गिर गए और कुछ घंटों बाद ओशियो की आंख एक बहुत बुरे सपने से खुली, जहां उसने करिश्मई भाले को टुकड़ों में टूटते हुए देखा और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो था क्या। पर तभी उसकी नजर सामने बैठी हुई साया पर पड़ी, जिसे वो अब भी याद था और ये जानते ही ओशियो और तोरा बहुत खुश हुए।
तभी साया ने उन्हें घर की छत की तरफ देखने को कहा, जहां कई सारे राक्षस उसके द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो सभी राक्षस हकीमैन का ही हिस्सा थे और इन्होंने ही उन सभी की याददाश्त मिटा दी थी जो ओशियो और तोरा को जानते थे। पर साया के बैरियर को तोड़ना इनके लिए नामुमकिन था और इसीलिए उसकी याददाश्त अभी भी ठीक थी। साथ ही उसने बताया कि हकीमैन की असली शक्ति लोगों के मन में बैठा हुआ उसका डर था और जितना लोग उससे डरते थे उतनी ही वो शक्तिशाली बनती जाती थी। पर हकीमैन भी करिश्मे भाले, उसके वारिस और राक्षसों के राजा तोरा से डरती थी और अब उन तीनों ने एक साथ मिलकर इंसानों और राक्षसों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो हकीमैन को भी हरा सकती थी। इसीलिए हकीमैन ने अपनी शक्ति के इस्तेमाल से सभी के दिमाग से उन तीनों की यादें मिटा दी थी। पर ओशियो को उसकी बात हजम नहीं हो रही थी और साया से सवाल करने पर उसने बताया कि उसे ये सारी जानकारी एक राक्षस ने ही दी थी। तभी तकासा वहां पर प्रकट हुआ, जिसने उन्हें बताया कि वो हकीमैन की कमजोरी ढूंढने के लिए कई बार भविष्य और भूतकाल में गया और ऐसा करने पर हर बार उसके शरीर का नुकसान होता गया। पर वो तब तक ऐसा करता गया जब तक वो आखिरी लड़ाई तक नहीं पहुंच गया, जहां उसने करिश्मई भाले को तबाह होते हुए देखा। और जब उसने राक्षसों को ये खबर दी तो उन्हें पहले तो बहुत दुख हुआ, पर साथ ही उन्होंने एक और करिश्मई भाला बनाने का फैसला किया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उन सभी की याददाश्त गायब हो गई थी। अभी ओशो इस बात को हजम कर ही रहा था कि तभी तकासा ने उसे याद दिलाया कि करिश्मई भाले को बनाने के लिए गीमी ने अपनी बलि दी थी और ईमो के शरीर में भी गीमी का ही खून दौड़ रहा था और इसीलिए राक्षसों ने उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे अगवा किया था। ये सुनते ही ओशो गुस्से से भर गया और वो किसी भी हाल में ये नहीं होने दे सकता था, जिसके बाद उसने एक ही झटके में सभी राक्षसों को खत्म किया और साथ ही तोरा को तैयार होने को कहा। तोरा रेडी हो जा। उधर इनो और नाका को किले के अंदर बंद किया हुआ था, जिसके चारों तरफ एक जादुई बैरियर था जो इंसानों को जलाकर राख कर सकता था। तभी इनो ने नाका से पूछा कि क्या उसे लगता है कि एक बार फिर भाले वाला लड़का उन्हें बचाने आएगा, जिसने उन्हें तब बचाया था जब वो पत्थर की बन गई थी। इधर नाका को वो हादसा तो याद था, पर उसे ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें बचाया किसने। जिस पर इनो ने कहा कि शायद वो किसी बहुत अहम इंसान को भूल गए हैं जिससे वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, पर वो सिर्फ नाका को ही प्यार करता था। इधर नाका के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल थी, पर इनो चाहती थी कि उसकी दोस्त उस पेयरमैन के साथ खुश रहे। पर साथ ही उसने बताया कि कई बार उसके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, जिसके बाद वो रोते रोते सो जाती थी। ये सुनते ही नाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी दोस्त ने उससे ये बात छुपाई और अब वो चाहती थी कि इनो ही उस पेयरमैन के साथ रहे। तभी क्रो डीमन ने आकर नाका को बताया कि वो अकेले घर जा सकती है क्योंकि सिर्फ इनो की ही बलि चढ़ाई जानी थी। ये सुनते ही नाका ने उस क्रो डीमन पर हमला कर दिया, पर उसने एक थप्पड़ में नाका को बैरियर की तरफ भेज दिया और उस क्रो डीमन को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तभी इन्होंने अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नाका को बचाने के लिए उस बैरियर को ही तोड़ दिया और उसके इस कारनामे को देखकर सभी लोग हैरान थे। इसके बाद दोनों लिम्स भी कमरे में मौजूद शक्ति को महसूस करते हुए वहां पहुंच गए। तभी अचानक गीमी उनके सामने प्रकट हुई और उसने राक्षसों को इनो की बलि ना चढ़ाने को कहा, पर राक्षस अपने फैसले पर अड़े हुए थे और उनके मुताबिक इनो इस काम के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि उसमें गीमी का खून था। ये बात सुनकर इनो बहुत हैरान थी, पर तभी गीमी ने उसे बताया कि वो आगे जाकर उसके प्लान में बहुत अहम रोल निभाने वाली थी और उसे आगे जाकर अगली सेंटस बनना था जो ओशियो की मां के बाद हकीमैन को समुद्र के नीचे कैद करके रखने वाली थी। उनमें से कोई भी ओशियो को नहीं जानता था और गीमी ये तुरंत समझ गई। उसने राक्षसों से ओशियो को याद करने को कहा, जिसकी वजह से वो सभी लोग साथ आए थे। पर लिम ब्रदर्स एक नए करिश्मई भाले को बनाने की बात को लेकर अड़ियल थे। वो किसी भी हाल में एक नया भाला बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गीमी और इनो को कैद कर लिया। नाका ने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश तो करी, पर बैरियर को हाथ लगाते ही उसके हाथ आधे जल गए, जिसके बाद उसने राक्षसों को कहा कि वो ऐसे ही किसी को इस्तेमाल करके नहीं छोड़ सकते और इसी बात ने उसे ओशियो की कुछ झलक याद कराई, पर वो अभी भी ओशियो को ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने एक बार फिर इनो को बचाने की कोशिश करी, पर इस बार भी अंजाम पहले वाला ही था, जिसके बाद राक्षस इनो की बलि चढ़ाने वाले थे और इधर गीमी एक भूत होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर नाका किसी भी हाल में इनो को बचाना चाहती थी, पर तभी डॉगी सिस्टर ने नाका की चोट पर दवाई लगाना शुरू कर दिया और अब नाका भी समझ गई थी कि राक्षस भी इस बलि से कुछ खास खुश नहीं थे और वो ये सब मजबूरी में कर रहे थे। तभी इनो को बैरियर से आजाद किया गया और जैसे ही उसे बलि चढ़ाने के लिए आगे ले जाया गया तो नाका ने एक आखिरी बार अपनी दोस्त को अलविदा कहने की इच्छा जाहिर करी।
मैं एक आखिरी बार उसे अलविदा कह सकती हूँ। इनो अब तक अपनी किस्मत को अपना चुकी थी और अब उसे मरने का कोई डर नहीं था, पर नाका का इरादा कुछ और था। उसने गिमी से पूछा कि क्या बलि सिर्फ गिमी के खून की ही चढ़ सकती है, जिस पर गिमी का कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है। बस इसीलिए नाका ने राक्षसों के साथ एक समझौता करना चाहा, जिसके मुताबिक वो इनो की जगह बलि देगी, ताकि इनो बाद में उनकी हकी मैन को कैद करने में मदद कर सके, जिसके लिए सभी लोग तुरंत ही तैयार हो गए। इनो अपनी दोस्त को ऐसा करने से रोकना चाहती थी, पर डॉगी सिस्टर ने उसे अपनी दोस्त की ख्वाहिश की इज्जत करने को कहा। जिसके बाद नाका भट्टी की तरफ काफी सारी चीजें सोचते हुए आगे बढ़ने लगी कि अभी उसे जिंदगी में क्या क्या करना था, कैसे एक लड़के के साथ डेट पर जाना था, और उसके मुताबिक उसके लिए सही लड़का वो होगा जो बहुत ही बहादुर और इमोशनल होगा, और साथ ही उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होती। ये सब सोचते ही उसे एहसास हुआ कि ठीक ऐसे ही तो लड़के ने उसे रोका था। इसी दौरान तोरा और ओशियो पूरी रफ्तार से डीमन किले की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन्होंने बिना किसी को जान से मारे ही सभी को हरा दिया। जिसके बाद वो किले के अंदर पहुंच गए, जहां तोरा ने राक्षस को डराते हुए उससे लड़की का पता पूछा, लड़की कहाँ है? जिसके बाद वो तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। ओशियो को याद आ रहा था कि कैसे वो गिमी और उसके परिवार को बचाने में नाकामयाब रहा, पर इस बार वो किसी भी हाल में अपनी दोस्तों को नहीं खो सकता था। उधर नाका ओशियो की झलक को याद करते हुए भट्टी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी ओशियो दीवार तोड़ता हुआ वहां पर पहुंच गया, पर तब तक नाका भट्टी में कूद गई थी और अब उसके शरीर ने आग पकड़ ली थी। पर तभी ओशियो भी उसे बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भट्टी में कूद गया और उसने नाका को पकड़ लिया, जो कि उसे एक आखिरी बार देखकर बेहोश हो गई। इधर तोरा जला हुआ ओशियो नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने भट्टी की तरफ एक थंडर अटैक किया और तभी करिश्मई भाले ने उस हमले का रुख मोड़कर भट्टी को ही तबाह कर दिया। ओशियो नाका को बचाने के बाद अभी भी खड़ा हुआ था, पर उन दोनों को ही काफी चोट आई थी। इधर राक्षसों का प्लान खराब हो गया था, इसलिए लिम्ब ब्रदर्स ने सभी को ओशियो और तोरा पर हमला करने को कहा। हमला करो! तोरा कुछ राक्षसों को तो संभाल सकता था, पर तभी उसने देखा कि ओशियो चुपचाप मार खा रहा है, और ये देखते ही उसने ओशियो को उनसे लड़ने को कहा। अरे लड़ना, क्या कर रहा है? जिस पर ओशियो का कहना था कि भले ही उन्हें वो याद हो या ना हो, पर वो उन सभी को अपना दोस्त मानता है। और इसके बाद उसके इन्हीं शब्दों ने तोरा को और भी कमजोर कर दिया और अब वो डॉगी ब्रदर्स और यूनिकॉर्न के खिलाफ नहीं लड़ पा रहा था। ये देखकर गिमी ने सभी राक्षसों को रुकने को कहा, क्योंकि वो एक ऐसे राक्षस को मार रहे थे जिसने इंसानों की जान बचाई थी, और एक इंसान को भी जिसने राक्षसों के लिए अपने आंसू बहाए थे। पर राक्षस गिमी की ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर इनो ये सब नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने उन सभी को एक बैरियर में बंद कर आसमान में भेज दिया, जहां डॉगी सिस्टर ने ओशियो नाका पर एक हीलिंग बॉल फोड़ी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी अचानक से उन पर कुछ और राक्षसों ने हमला कर दिया, पर उन राक्षसों के चेहरे पर ब्लेड्स लगे हुए थे। उस राक्षस के मुताबिक वो हकी मैन का नौकर था और वो वहां पर हकी मैन के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आया था। ये सुनते ही राक्षसों ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। इधर तोरा इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, पर ओशियो अपने दोस्तों को अकेला लड़ने के लिए वहां छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी ये बात सुनकर तोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ओशियो आखिर उन राक्षसों की मदद क्यों करना चाहता है जो 2 मिनट पहले उसे ही पीट रहे थे। पर ओशियो फिर भी अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और तभी उसने बेहोश नाका की तरफ देखते हुए उससे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, और साथ ही उसे कभी ना भूलने का वादा किया, चाहे वो उसे याद कर पाए या ना कर पाए। और अपनी बात को खत्म करके उसने नाका को इनो के हवाले कर दिया, ले तू ही संभाल इसको। जिसके बाद उसने तोरा को उसे वापस लड़ाई में ले जाने को कहा, पर तोरा अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं था, और वो ओशियो को सिर्फ किले तक छोड़कर लड़कियों को कापा के पास ले आया, जो अब नाका को ठीक कर रहा था। तभी इन्होंने तोरा से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त की मदद करने नहीं जाएगा, जिस पर तोरा का कहना था कि उसे ओशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। पर कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा कि वो सिर्फ ओशियो को इसलिए बचाएगा क्योंकि वो उसे खाना चाहता है, और ये कहकर वो वापस किले की तरफ निकल गया। उधर ओशियो को राक्षसों से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। पर तभी तोहरा वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर राक्षसों से लड़ना शुरू कर दिया, और उन्हें ऐसा लड़ते हुए देखकर बाकी राक्षस भी समझ गए कि लड़ाई करते वक्त वो दोनों एक हो जाते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तभी तोरा ने ओशियो को बताया कि राक्षसों की जान बचाने के बावजूद भी वो सब उनकी तरफ नहीं होने वाले थे, पर ओशियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इसके बाद वो अपनी दोस्तों को देखने के लिए निकल गया।
इधर साया और गीमी भी लड़कियों के पास पहुंच गए थे। तभी गीमी ने इनो को बताया कि अब उसका अपना कर्तव्य पूरा करने का समय आ गया है। और तभी साया ने इनो की जगह संत बनने की बात कही, पर इनो का कहना था कि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाना चाहती थी और ओशियो और नाका हमेशा से ही उसके लिए प्रेरणा थे, पर वो उनकी तरह बहादुर नहीं थी और इसीलिए सेंतेस बनकर अपना सपना पूरा करना उसके लिए आखिरी मौका था। जिसके बाद इनो गीमी के साथ चली गई, पर जाते जाते उसने साया को ओशियो से कहने को कहा कि वो जल्दी से हकीमैन को हराकर उसे वापस असली दुनिया में ले आए। और जब ओशियो ने ये मैसेज सुना तो उसने इनो को किसी भी हाल में वापस लाने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ इनो कि तुम्हें जल्द ही वापस लेकर आऊंगा। जिसके बाद साया ने बताया कि आने वाली लड़ाई में उसकी भी एक अहम भूमिका होने वाली है, जिसे वो अच्छे से पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद नाका को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां वो बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। और इधर ओशियो ने सारी बात किरियो को बता दी, जिसके बाद किरियो इनो को बचाने के लिए अकेला ही हकीमैन से लड़ने को तैयार था और अब वो हकीमैन को हराने के तरीके ढूंढने में लग गया। इसके बाद ओशियो वापस अपने घर गया, जहां ह्यू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। असल में अपनी जादुई आंख की वजह से ह्यू ने पहले ही हकीमैन की चाल को देख लिया था और इसीलिए वो अभी भी ओशियो को पहचानता था। अब ये बात जानकर ओशियो काफी खुश था, पर तभी करिश्मई भाले ने दोबारा शोर करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों बाद तोहरा जैसे दिखने वाले कई सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। पर तोहरा के मुताबिक वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, पर जैसे ही वो उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो ह्यू ने उसे ये कहकर रोक दिया कि करिश्मई भाले ने उनके आते ही शोर मचाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनमें से किसी में भी बुराई करने का इरादा नहीं था। उसके मुताबिक उन्हें करिश्मई भाले ने ही बुलाया था और उसकी थ्योरी के हिसाब से इन राक्षसों को अस्यूस मॉन्स्टर कहते थे, जिनका असली नाम किसी को भी नहीं पता होता और तोहरा भी इन्हीं में से एक था। पर ओशियो को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद ह्यू ने उसे बताया कि असल में तकासा की मदद से वो समय में पीछे गया था ताकि वो ये पता लगा सके कि किस राक्षस ने उसकी बीवी और उसके बच्चे को मारा था। पर इससे पहले ओशियो ह्यू से कुछ पता कर पाता तभी अचानक आसमान से कुछ तेजी से आकर उनके ऊपर गिर गया। असल में ये वही राक्षस था जो तोरा जैसा दिखता था, बस उसके चेहरे पर 3 ब्लेड लगे हुए थे और जैसे ही एक अस्यूस ने उनके ऊपर हमला किया तो उसने बड़ी ही आसानी से अस्यूस को खत्म कर दिया। जिसके बाद तोरा ने उससे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है भाई, पर उस राक्षस ने जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। इसके बाद ह्यू ने उसे बताया कि असल में उसका नाम सूकी था। तभी ह्यू ने एक कहानी सुनाई जिसके मुताबिक 1700 साल पहले एक डकैत हुआ करता था जो सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही जीता था और ऐसे ही वो सबसे खूंखार आदमी बन गया, जिसके चलते वो सिपाहियों से भागते हुए एक पहाड़ पर पहुंचता है जहां उसे करिश्मई भाला मिला। पर जैसे ही उसने भाला उठाया तो एक राक्षस ने उसके ऊपर हमला कर दिया, पर अपने साथ करिश्मई भाले होने की वजह से उसने बड़ी ही आसानी से उस राक्षस को मार दिया और उसी दिन के बाद से उसने एक डीमन हंटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, जहां वो पैसों के लिए राक्षसों को मारता था। पर कुछ ही समय बाद सूकी ने अपनी आत्मा करिश्मई भाले को खो दी। डकैत का दिल काला होने की वजह से वो एक राक्षस बन गया जो उनके सामने खड़ा था। साथ ही ह्यू ने बताया कि सभी अस्यूस राक्षस एक वक्त पर करिश्मई भाले के वारिस थे जो उस पर काबू पाने में कामयाब रहे थे। पर तोरा को इस कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने बिना कुछ पूछे सूकी से लड़ना शुरू कर दिया जो उसी के बराबर ताकतवर था। पर ओशियो का मानना था कि बाकी अस्यूस की तरह भी तोरा भी एक वक्त पर इंसान था। तोरा ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी तोरा ने सूकी से पूछा कि भाई तू आखिर बाकी अस्यूसों को क्यों मार रहा है, जिस पर सूकी ने बताया कि हकीमैन ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था और उसे अपने इंसान होने के समय का कुछ भी याद नहीं है, पर उसे ये जरूर याद था कि एक अस्यूस ने उसे पत्थर बनाकर छोड़ दिया था और उसकी इसी बात को बाकी अस्यूस ने भी माना कि जब वो पत्थर बन गया था तो उन्हें हर वक्त एक आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हकीमैन से नफरत करने को कहती थी। अब इधर ओशियो को लग रहा था कि शायद तोहरा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, पर तभी बाकी अस्यूस ने उसे बताया कि तोहरा उन सभी से बिल्कुल अलग था क्योंकि उसकी हकीमैन से पर्सनल दुश्मनी थी। तभी तोहरा ने सूकी से पूछा कि आखिर तुम्हें याद क्या है भाई, वो तो बता। जिस पर उसने बताया कि जब मैं पत्थर का बना हुआ था तब हकीमैन का एक अवतार मेरे सामने आया और उसने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें सबसे ताकतवर चीज को मारने का मौका दूंगी। वो अवतार जानती थी कि आखिरी लड़ाई से पहले सभी अस्यूस मुक्त हो जाएंगे और वो सभी हकीमैन को मारने के लिए दौड़ेंगे, पर वो चाहती थी कि सूकी इससे पहले ही सभी अस्यूस को खत्म कर दे, जिसके लिए सूकी तैयार हो गया और उस अवतार ने सूकी को आजाद करके उसे ये शक्तियां दी थी। पर तोहरा को उसकी कहानी में कोई विश्वास नहीं था
और सूकी को भी उसे विश्वास दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस फिर क्या था, उसने अपने ब्लेड निकालकर तोरा पर हमला कर दिया। पर तभी उसकी नजर ह्यू पर पड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और तभी ह्यू ने बताया कि वो सूकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो हमेशा से ही उस राक्षस से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा था। और जब वो समय में पीछे गया था तो उसने देखा था कि सूकी उसकी बीवी और बच्चे को खा रहा है और वो जानता था कि सूकी ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है ताकि वो इस दुनिया में तड़पता रहे। तभी तोरा एक बार फिर से सूकी से लड़ना चाहता था पर ओशियो ने अस्यूस को रोक दिया। रुको, सूकी सिर्फ ह्यू का शिकार है। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया पर सूकी ह्यू से काफी ज्यादा ताकतवर था और अभी उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी अचानक सूकी को एहसास हुआ कि हकी मैन अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी और इसीलिए वो ह्यू को छोड़कर तुरंत हकी मैन की तरफ भाग गया। पर जाने से पहले उसने ह्यू और ओशियो को जल्द ही मिलने का वादा किया। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ये मेरा वादा है। सूकी के जाते ही अचानक अस्यूस फिर से पत्थर बनने लग गए लेकिन ओशियो के पास अभी भी कई सवाल थे पर अस्यूस ने उससे जल्दी वापस मिलने का वादा किया। कुछ देर बाद ओशियो ने ह्यू की मरहम पट्टी करके उसे अपने पिता की शराब चोरी करके दी और जब ह्यू ने ओशियो को भी पीने को कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी छोटा है। मैं अभी छोटा हूँ ना, इसलिए नहीं पी सकता। जिस पर तोहरा ने उसे खुद को बड़ा करने का टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। जल्दी बड़ा हो जाएगा तो खा ही जाऊंगा इसे। जिसके बाद उन दोनों ने दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया और ह्यू ये देखकर हैरान था कि वो अभी तक नहीं बदले। थोड़ी देर बाद ह्यू सूकी को ढूंढने के लिए तैयार होने लगा और वो किसी भी हाल में उससे बदला लेना चाहता था पर ओशियो ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा क्योंकि वो चाहता था कि ह्यू आखिरी लड़ाई में उसका साथ दे। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हुई। ऐसे ही मजेदार एनिमे सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।